और पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से कंफर्म करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेशन का कहा गया है, इस प्रश्न में पढ़िए, यदि P1 तथा P2 दो विषम अभाज्य संख्याएं हैं, एक तो सबसे पहले ऑड नंबर है और दूसरा प्राइम नंबर है, ठीक है, दूसरा क्या है, प्राइम है, दो विषम अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि यहां कंफर्म कर दिया कि P1 का मान ग्रेटर रहेगा P2 से, तो इसने कहा कि P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर का मान क्या होगा। ये आप लोग थोड़ा सा तय करिए, समझिए एक एक चीज को। सबसे पहली चीज देखिए, दो अभाज्य संख्याएं लेनी है, दो अभाज्य विषम संख्याएं। एक बात तय है कि अभाज्य संख्याएं विषम ही होती हैं, दो को छोड़ दिया जाए तो। एक मन में प्रश्न आता है ना कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या आप सब जानते हैं शुरुआत कहां से होती है। अगर इसकी बात करो 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आए 100 बढ़ते चले गए। आप अगर केवल 2 को छोड़ दो तो सभी की सभी अभाज्य क्या होती है, विषम ही होती है, इसमें कोई डाउट तो होता ही नहीं। बाकी अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर प्रोसेस को समझते हैं। कोई भी दो जैसे हम लोग यहाँ पर विषम अभाज्य ले ले, उसमें ध्यान देना है कि P1 अगर यहाँ कर दिया, P2 यहाँ कर दिया। सपोज करो मैंने 5 लिखा, 3 लिखा, ठीक है, 5 लिखा, 3 लिखा, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 होता है, 16 हो जाएगा। और भी ऐसे नंबर उठाते जाइए, जैसे हमने लिखा 7 लिया और 5 लिया, 7 लिया 5, 7 का वर्ग 5 का वर्ग, या 7 लिया 3 लिया, 7 का वर्ग 3 का वर्ग। आप कोई भी नंबर ऐसे उठा के देखें। जैसे यहाँ पर एक बात समझ में आती है, जब भी आप जानते हैं जो टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, इस पे कभी भी वैसे भी पदों को आप लोग बहुत अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। जब भी दो वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो एक बार हम पदों को जोड़ते हैं और एक बार पदों को क्या करते हैं, घटाते हैं। एक बार पदों को जोड़ते हैं और एक बार पदों को क्या करते हैं, घटाते हैं। और आप ये जान लो कि अगर जब भी दो विषम संख्याओं को आप जोड़ते हैं, दो विषम संख्या, क्योंकि आपको ऐसे भी समझ में आना चाहिए, एक पैटर्न ये भी दिमाग में रखिएगा, अगर हमने दो नंबर को P स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर लिखा है, तो एक बार P1 प्लस P2 होगा, एक बार P1 माइनस P2 होगा। और याद रखना कि अगर हम दो नंबर ऑड हैं, दो नंबर क्या है, ऑड है, अगर हम उनको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। क्या आता है, इवन, अर्थात सम संख्या आती है, ठीक है। और अगर किसी का गुणा सम संख्या से होगा तो वह नंबर हमेशा और हमेशा सम ही रहेगा। जैसे यहां पर आप समझ गए होंगे, यह P1 प्लस P2 होगा और यह P1 माइनस P2 होगा, ऐसे लिखा जाएगा। P1 प्लस P2 हमेशा एक सम संख्या ही आएगी, सम का गुणा किसी के साथ होगा, सम ही होगा, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमेशा सम आएगा, कभी विषम आ ही नहीं सकता है। राइट सोल्यूशन आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा, सम होगा, कंफर्म है राइट सोल्यूशन। यस, समझ में आई बातें, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़िए, सब लोग कवर करिए। एकदम क्लियर हो गया ना। आप ऐसे हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हो, बट हिट एंड ट्रायल एक ऑथेंटिक मेथड नहीं होता किसी चीज को जस्टिफाई करने का। हम ऐसे आपको बताएं, ये देखिए जो मैं पॉइंट लिख रहा था कि एक अगर सम विषम है, दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो सम ही आता है। यही ये भी जाने रहिएगा, दो सम को जोड़ते हैं, दो सम को जोड़ते हैं तब भी सम ही आता है, ठीक है, तब भी सम ही आता है। लेकिन अगर एक सम को एक विषम के साथ जोड़ते हैं तो जाकर के विषम आता है। ये आप सबको कंफर्म कर देना चाहिए। तो उसी हिसाब से यहां पर भी आपका जो क्वेश्चन था यही पैटर्न पर था कि P1 स्क्वायर था माइनस P2 स्क्वायर था। हम सबको पता है कि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जो कि a प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहां पर भी आप लिखोगे P1 प्लस P2 और P1 माइनस P2, तो कंफर्म हो गया कि अगर हम दो विषम को जोड़ेंगे तो एक तो सम आना तय है, सम का गुणा किसी भी नंबर के साथ होगा, हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होगी, हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका क्या है, सम है, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर। ऐसा प्रश्न जरूर आपको मिलेगा एग्जाम में। एक शहर की, प्लीज हमें कमेंट करके अगर आप बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% प्रतिवर्ष की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। कौन कौन इसका उत्तर दे रहे हैं बताइए। जैसे यहां पर हम वर्तमान स्थिति रख देते हैं और यहां पर हम बाद की स्थिति रख सकते हैं, ठीक है। 5% की दर से बढ़ रही है, 5% मतलब 1 बटा क्या होगा, अगर हम 5% को भिन्न में लिखे तो 5/100 होगा, अर्थात 1/20 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1/20। फिर क्या लिखेंगे, ऐसे कि 20 से 1 बढ़कर 21 होगा, फिर 20 से 1 बढ़कर 21 होगा। कंफर्म, 20 से बढ़कर 21 और 20 से बढ़कर 21 करेक्ट है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर यह मान कितना होगा 400 और यह मान कितना होगा 441।
यह वर्तमान में 1,76,400 है, 1,76,400 है। यहाँ का मान कि अपडेट होकर के जनसंख्या क्या हो जाएगी, देखिए हमें प्राची जी ने बताया, आरके ने बताया, हमें पहले ऑप्शन पर आप लोग उत्तर दे रहे हैं। आइए चेक करा जाए। इसकी तुलना जब इससे करेंगे, 2 जीरो देखिए डायरेक्ट खत्म हो गए। 4 से इसको डिवाइड किया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एक के 4, 441 ही आया। 441 को 441 से गुणा कर दें तो 441 का वर्ग हो जाएगा, 441 का वर्ग होगा। 441 का वर्ग 4 चौके 16, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आपका यही प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 441 का वर्ग करने पर आपको 1,94,481 ही प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन है, जितने लोगों ने किया एकदम परफेक्ट है। पहला ऑप्शन दूसरे प्रश्न का करेक्ट हल है, जो कि 1,94,481 है। दिस इज द राइट सोल्यूशन। प्लीज अच्छे से इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहां पर इस प्रश्न में एक रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज की बात किया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्रश्न को हल करके मुझे उत्तर दें, खुद भी दिए तो कंफर्म रहेगा। समचतुर्भुज, इसे आप रोम्बस कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्या होता ही है रोम्बस। हाँ, समचतुर्भुज के विकर्ण आपको दिया है, विकर्ण 10 दिया है और विकर्ण 24 दिया। कल मैंने एक प्रश्न कॉन्सेप्चुअली रखा भी था समचतुर्भुज का, और ये आएगा 100% एक टर्म इसका उपयोग में जरूर आएगा। इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर हमेशा किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का जोड़ होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक रोम्बस बना दिया। रोम्बस की जो विशेष बातें होती हैं यही होती हैं कि पहली चीज तो इनकी भुजाएं सब बराबर होती हैं। दूसरा, इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कह रहा एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 है, ठीक है। ये अगर ये मान 10 है और दूसरा देखो कितना दिया है, 24 दिया है। तो जैसा कि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर यह मान आपका 10 है तो यह भाग 5 होगा, यह भाग क्या होगा, 5 होगा, और यह भाग भी 5 होगा। उसी क्रम में यह भाग 12 होगा तो यह भाग भी 12 होगा। अब अगर हम इसको एक समकोण त्रिभुज ले लें, ऐसे भाई समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो यह लेंथ आपकी क्या होगी बताएं, कर्ण होगी, हाइपोटेन्यूज जिसे कहते हैं। पाइथागोरस का नियम लगेगा। 5 12 बहुत बार हमने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया, तो 5 12 के हिसाब से यह लेंथ 13 होनी चाहिए। 5 का वर्ग 25, 12 का 144, तो आप वर्गमूल करेंगे 169 का तो 13 आएगा। यह 13, यह 13, यह 13, यह 13, सभी हो गई 13। तो परिमाप होता है वैसे भी भुजा गुणे 4, मतलब क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो 13 चौके कितना हो जाएगा बताएं, पेरीमीटर 4, 13 गुणे 4 आपका 52 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। बहुत बढ़िया सा उत्तर आप लोगों ने भी देखिए कंफर्म कर दिया है। तो बी ऑप्शन 52 सेंटीमीटर करेक्ट हल है, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इस प्रश्न को देखिए, सरलीकरण का एक ऐसा प्रश्न और भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको परीक्षा में दिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। एक समीकरण है x बराबर 5.32 गुणे 56 है, 5.32 है गुणे 44 है, नीचे आपके पास देख पा रहे हैं 7.66 का होल वर्ग है, माइनस 2.34 का होल वर्ग है। प्लीज थोड़ा सा ट्राई कर दें, आंसर हमें सभी लोग बता दें इसका कितना आंसर हो जाएगा, कमेंट कर दें। कुछ बातें जैसे आप नीचे वाले एक्सप्रेशन को समझ ही सकते हैं, जो ये आपके पास ये दिया हुआ है सेकंड पार्ट जो नीचे वाला है, यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखा जा सकता है, जो नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट में अगर आप सोचो तो 5.32 यहां भी है और इसमें भी है। अगर हम दोनों पदों से, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, 5.32 कॉमन कर ले, जैसे ही कॉमन करेंगे यहां पर बचेगा 56 और यहां पर बचेगा 44। 56 और 44 जुड़कर वैसे भी 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। नीचे चले आए तो हमने जैसे बताया कि एक बार इन दोनों पदों को जोड़ना पड़ेगा और एक बार घटाना पड़ेगा। जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 7 2 9 और 66 और 34 100 होता है, मतलब 1 हो जाएगा। जोड़ने पर जैसे आप लिखना चाहो तो लिख दो 7.66 प्लस 2.34 एक बार, और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं 7.66 माइनस 2.34। इस हिसाब से देखिए आपकी स्थिति क्या बन रही है, यहां पर 5.32 तो है ही है ना, और यह हो गया 100। देख पा रहे हैं यहां पर क्या है, 100 है। नीचे अगर चलिए नीचे आपके पास यह जुड़ करके 10 होगा, क्या होगा, 10 होगा। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, यह जुड़कर 10 होगा और यह जुड़कर घट करके 5.32 होगा। यह इससे पूरी तरह से खत्म होगा। 10 से 10 का 100 को भाग करेंगे तो उत्तर इसका कितना आएगा बताएं, 10 आएगा। राइट सोल्यूशन अगर आपने बताया है 10 तो एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है। जैसे इस स्टेटमेंट को अगर यहां आप नहीं देख पा रहे तो यहां देख लीजिएगा, 5.32 गुणे 100 है, नीचे जुड़ने पर 10 आ रहा है और घटने पर 5.32 ही आ रहा है।
या इससे खत्म हुआ या इसके कैंसिल हुआ, तो इसका मान कितना आ रहा बताएं, 10 आ रहा है। 10 राइट सोल्यूशन है, बिल्कुल सही बात है। जो लोग 10 बताएं एकदम परफेक्ट है, करेक्ट हल है आपके सामने। अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन क्या है, बड़े अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है। 50 आपके पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 50 तक। टोटल संख्याएं बताओ कितनी है। टोटल अगर इनकी बात करो तो इसका यन है 50, टोटल आपका 50 है, 50 संख्याएं हैं। 50 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है। इस संख्या के 3 या 5 के गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल, अर्थात उसके पहाड़े में आने वाला या उससे उसको डिवाइड करने वाला होने की प्रायिकता पूछ रहा है। मैंने शायद कल भी एक प्रायिकता का एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन किया था। प्रायिकता हमेशा क्या होती है, किसी भी इवेंट की प्रायिकता, किसी भी इवेंट की प्रायिकता पी ऑफ ए जो होता है वह एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस होता है। समझ रहे हैं, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस होता है। मतलब आपके फेवर में कितना है वो लेना होता है और उसको टोटल से डिवाइड करना पड़ता है। टोटल मतलब जैसे आपसे कोई कहे कि 1 से 50 तक टोटल नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे 50। इसका मतलब नीचे वाला भाग आपका तय है कि 50 होगा, ऊपर वाले भाग को अब डिसाइड करना है कि क्या होगा। ऊपर वाले भाग को कैसे डिसाइड किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा संख्या 3 से कटे, 5 से कटे, या लिखा या का अर्थ होता है 3 से कटे, 5 से कटे, या 3 या 5 दोनों अर्थात 15 से कटे। तो हमको तीनों की डिविजिबिलिटी डिसाइड करनी है, 3 की भी, 5 की भी और 15 की भी। बट आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब मैंने 3 का चेक किया, जब मैंने 5 का चेक किया, तो उसमें 15 वाला रिपीट करता है। तो आपको 3 की डिविजिबिलिटी वाले अर्थात 3 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं सोचनी है, 5 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं सोचनी है, और जो 15 के पहाड़े में आए उसको उनके जोड़ से घटा देना है। जैसे आपको संख्याएं कुल कितनी दी है, 50। अगर मैं 3 से भाग करूं, 3 16 में 48 होता है, 16 संख्या होगी। अगर मैं 5 से भाग करूं, 5 10 में 50, 10 संख्या होगी। अगर मैं 15 से भाग करूं, 15 3 45, 3 संख्या होगी। बट आपको पता है जो 15 वाला टेबल वाला नंबर है यह 3 और 5 में रिपीटेड था, एक बार इसमें भी था, एक बार इसमें भी था। तो आपको इनको जोड़ना होगा, 16 10 26 होगा, बट इस 3 को घटाने से यह मान 23 हो जाएगा। अर्थात ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर 50 तक की हैं, टोटल 50, उसमें वह संख्याएं जो 3 से कटेंगी, 5 से कटेंगी, या 3 से कटेंगी या 5 से कटेंगी, अर्थात इन 3 या 5 या 15, वह संख्याएं टोटल 23 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां पर 23 होगी, ऊपर नीचे हमारे पास 50 है, तो 23/50 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 23/50। तो हम किसी भी ऑप्शन को डायरेक्ट नहीं टच कर सकते थे, ये ध्यान देने की बात होती, क्योंकि ये कंफर्म था, नीचे हमेशा सैंपल स्पेस होता है, टोटल पॉसिबल कंडीशंस होती है। तो टोटल पॉसिबल कंडीशन 50 थी, हमारे फेवर में टोटल 23 थे, तो 23 डिवाइड बाई 50 राइट सोल्यूशन आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने देखिए हमें लगातार, नेहा जी ने, ठीक है, आरके ने, ठीक है, सत्यम ने, प्राची ने, सोमू ने, भारती ने, सभी ने हमें लगातार उत्तर दिया था। अच्छा लगता है रिस्पॉन्स जब इस तरह से आपके एक्शंस आते हैं, मतलब इस तरह से आप प्रश्नों को देते हैं उत्तर। इस क्वेश्चन को देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है। प्रश्न में क्या लिखा है, बिंदु 1,2 -5,6 1,-2 संरेखी है, इसको कहते हैं कोलिनियर। क्या कहते हैं, कोलिनियर, संरेखी है। तो ए का मान ज्ञात करो, ए का मान क्या होगा। कोलिनियर देखो 3 बिंदु तभी होते हैं जब वो तीनों एक ही रेखा पर हो। मेरी बात को समझिएगा, एक बिंदु मान लो ए है, एक बिंदु मान लीजिए बी है, एक बिंदु मान लीजिए सी है। मैंने इसको कराया था कोऑर्डिनेट वाले सेक्शन में। आप इसके निर्देशांक देखो, x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है, और इसका निर्देशांक x3 y3 है। ये कोलिनियर तभी होंगे, संरेखी तभी होंगे जब इनकी प्रवणता किसकी पता है, AB की प्रवणता m1, BC की प्रवणता m2 के बराबर हो। दोनों की प्रवणताएं जब बराबर होंगी तभी तीनों बिंदु आपस में संरेखी हैं। समझ रहे हैं। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, प्रवणता निकलती कैसे दो बिंदुओं की। अगर मान लो हमें m1 निकालना है तो मैं लिखूंगा y2 - y1 डिवाइड बाई y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। इसी तरह से इधर चले आए तो लिखना पड़ेगा y3 - y2 डिवाइड बाई x3 - x2। ऐसे करना होगा। यही सेम काम अपने इस जो हमारे पास ऑप्शन है उस पर रखिए। आपको बिंदु दिया है 1,2, फिर दिया है -5,6, फिर दिया है 1,-2। कह रहा है कि तीनों बिंदु कोलिनियर हैं, तो हमें ए का मान बता दो कितना होगा। सेम इसी तरह से जैसे ऊपर किया वैसे करिए। 6 - 2 डिवाइड बाई -5 - 1 -5 - 1 बराबर -2 - 6 -2 - 6
a+5। ठीक है, अब हल कर डाले तो कंफर्म हो जाएगा। लाइए हल कर देते हैं इसको पूरा। 6 में से 2 निकलेगा 4 बटा -6 बराबर -8 बटे a+5। करेक्ट, a+5। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 4 1 के 4 होता है, 4 दूना 8 होता है। उधर जाएगा a+5 और इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, नहीं +12 हो जाएगा क्योंकि माइनस था, तो 12 हो गया। तो a का मान आपका 12 से 5 निकलेगा 7 होगा। राइट सोल्यूशन यहाँ पर 7 आएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है। 5 रिपीट नहीं, अच्छा 5 को नहीं समझ पाए प्रवीण, ओके मैं समझा दूंगा, बस अंत तक बने रहिए। अच्छा 15 कहां से आया? जैसे कोई संख्या 3 से कटे 5 से कटे तो 3 और 5 के पहाड़े में वाली संख्या 15 से भी कट जाता है, उसी हिसाब से 15 लिया गया था वहां पर। फिलहाल इस प्रश्न को तो आप क्लियर कर गए होंगे, समझ गए होंगे। बी ऑप्शन ही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 7 इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आशा करता हूं सबको समझ में आया और देख भी रहा हूं आपके रिस्पांस भी लगातार आ रहा है, सबका उत्तर 7 आ रहा है, अच्छी बात है। करेक्ट, अगले प्रश्न पर आइए। इसको तो ओरल बता देना चाहिए आप लोगों को। कोई सर्कल है, वृत्त है, ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल की अपनी रेडियस होती है। कह रहा है इसकी वृत्त की त्रिज्या में 50% की अगर हम कमी करते हैं, क्या करते हैं 50% की कमी करते हैं, तो मुझे बताएं उसका क्षेत्रफल कम होगा। उसका क्षेत्रफल कम होगा तो कितने प्रतिशत कम होगा? यहां पर और भी पूछ सकता था, जैसे हमसे कहा गया त्रिज्या में 50% की कमी है, त्रिज्या में 50% की क्या है बताएं कमी है। आपसे पूछा क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, ठीक है। इसी को ऐसे भी बोल सकता था कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दिया जाता है तो बताओ क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, ये भी पूछ सकता था आपसे, ठीक है। चलो 50% की कमी को हम कैसे लिखकर दिखाते हैं आप समझिएगा। क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया, वह πr² होता है। तो यहां पर पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो r गुणे r होता है, r का उपयोग 2 बार, तो सतत चेंज माना जाता है, सतत चेंज माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सतत चेंज के लिए सतत कमी अप्लाई करेंगे, जो 50% दिया है, और 50% का मान भिन्न में देखो हमेशा 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है, ठीक है। अब आप ऐसे लिखिए, 2 से 1 घटकर 1 हुआ, फिर 2 से 1 घटकर 1 हुआ, अर्थात 4 से कितना हुआ? 1 हुआ, 4 से 1 हुआ। मान लो यही प्रश्न में ये पूछा होता कि अगर वृत्त की त्रिज्या आधी हो रही है, और आधी हो ही रही है, तो बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए आप खुद ही 1/4 हो रहा है, चौथाई हो रहा है, ठीक है। यहां पर 4 में से 1 गया, 4 से 1 बचा है तो कितना कम हुआ? 3, 3 गुणे 100/4, अर्थात 3 कम हो रहा है 4 में, तो 4 से डिवाइड करें 25 या 75, 75% की यहां पर कमी आएगी क्षेत्रफल में, 75% की। अगर यहीं पर आपसे एक और प्रश्न पूछा जाए, समझ रहे हैं, एक प्रश्न और पूछा जाए कि अगर मान लो हमने कहा जैसे त्रिज्या में 50% की कमी है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, तो हमने बराबर ऐसे बताया सतत का उपयोग करके। यहीं पर आपसे पूछ सकता था कि व्यास में प्रतिशत कमी, व्यास में, व्यास मतलब डायमीटर, प्रतिशत कमी। हमसे पूछ सकता था परिधि में प्रतिशत कमी, परिधि में प्रतिशत कमी। तो ध्यान रखना, वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि, ये तीनों एक जैसे चेंज को प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनमें से किसी एक में कोई परिवर्तन होगा तो बाकियों में भी उतने ही प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अगर त्रिज्या में 50% की कमी हो रही तो व्यास में भी 50% की कमी होगी, और परिधि में भी 50, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, उसमें भी 50% की कमी होगी। बस क्षेत्रफल के लिए आपको सतत का नियम जैसे मैंने बताया इस प्रकार से लगाना होगा। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का कितना आ रहा है बताएं? सी ऑप्शन है, जो 75% है। कंफर्म? आगे बढ़ता हूं, इसको पढ़ के आप लोग कंफर्म करिए कौन कौन इसका उत्तर बता रहा है। यस, हाँ, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। कब कब का था बताएं? मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, मतलब MWF। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का जो एवरेज तापमान था वो 41 डिग्री सेल्सियस था, 41 डिग्री सेल्सियस था। और इसके अलावा देखिए क्या था कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, फ्राइडे का जो औसत तापमान था वो 42 डिग्री सेल्सियस था। अब इसने हमसे पूछा कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था, थर्सडे वाला टेम्परेचर हमको दे रखा था, बृहस्पतिवार वाला, तो हमसे पूछा था सोमवार का तापमान बता दो कितना था। सोमवार का तापमान आपसे पूछ रहा था। आपको ये पता है सबको कि औसत बराबर योग बटा संख्या, ठीक है। जैसे अगर ये शब्द लिखा उसने कि इन 3 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस था, इन 3 दिनों का जो टेम्परेचर होगा एग्जैक्टली जुड़ करके 41 गुणे 3 होगा, अर्थात 3 1 के 3, 3 चौके 3 1 के 3, 3 चौके 12, 123 डिग्री सेल्सियस तीनों दिनों का टेम्परेचर था।
तीनों दिनों का मतलब अगर हम इन तीनों दिनों की बात करें तो 123 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 3 से गुणा कर दिया। उसी क्रम में अगर हम इन 3 दिनों की बात करें, इन 3 दिनों की, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 126 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। कितना था? 126। बट आप इसमें जान लो 126 में कौन कौन दिन है? बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है। जिसमें आपको गुरुवार वाला टेम्परेचर पता है 43, गुरुवार वाला टेम्परेचर पता है 43। अगर मैं 126 में से गुरुवार वाला निकाल दूं तो मुझे बुधवार का और शुक्रवार का टेम्परेचर पता चल जाएगा। कब का पता चल जाएगा? अगर मैं इन तीनों दिन, मतलब कब कब की बात है? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, जिसका टेम्परेचर 126 है, इसमें से अगर मैं इस गुरुवार का जिसका 43 अगर घटा दूं तो बुधवार और शुक्रवार का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा? 6 से 3 3 होता है, 12 से 4 8 83 होता है। 83 किसका किसका है? बुधवार और शुक्रवार का टेम्परेचर है। जबकि आपको पता है कि मंगलवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का टेम्परेचर 123 है। इसमें इन दो दिनों का टेम्परेचर अगर 83 है तो आपको अगर सोमवार का टेम्परेचर निकालना है तो 83 इसमें से घटाना पड़ेगा। 40 डिग्री आना चाहिए, जो कि 40 डिग्री ना तो ए है, ना ए है, ना ए है। इनमें से कोई नहीं है। ई ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। अगर आप में से ई ऑप्शन आप लोग लगा रहे हैं अर्थात 40 डिग्री बता रहे हैं तो करेक्ट सोल्यूशन है, एकदम सही। जितने लोग का 40 डिग्री आया है मतलब ई ऑप्शन आया है, ए इस प्रश्न का परफेक्ट हल माना जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ट्रिक से करने का कोई अर्थ नहीं, जनरल कैलकुलेशंस होते हैं, छोटे छोटे सम्स होते हैं, आप लगाएंगे तो उत्तर जरूर आ जाएगा। क्लियर है? हम चाहते तो देखिए ऐसे भी कर सकते थे, इसमें और भी चीजें दिमाग में चलती हैं, उसके हिसाब से भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही सही है। मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़ करके इजिली ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न आपका हल हो गया। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, जो लोग कर सके प्लीज बताएं। जैसे प्रश्न आप देखो क्या लिखा है, x + 1/y बराबर 1 है, y + 1/z इक्वल टू भी 1 है। आपसे z + 1/x का मान पूछ रहा है, z + 1/x का मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा? कौन कौन इसको बता सकता है? जल्दी से बता दे। हाँ, फटाफट सब लोग बताएं कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ध्यान से मेरी बात को बस सुनिएगा मन लगा के। एक देखो, अगर हम सोचे कि चलो हम इसको फार्मूले पे सेट करें, होल स्क्वायर करें, किसी को इधर शिफ्ट करें, तो पॉसिबल इतना आसान नहीं होता है। अगर आप इसको उधर ले जाएं तो 1 - 1/y अर्थात कोई सेंस नहीं है। आपको कुछ ऐसे ही नंबर अपने मन से सोचने होंगे जिनको सेट करने से इतना हो जाएगा। जैसे अगर मैं x का मान 2 ले लूं और y का मान, मतलब x का मान अगर 2 ले लूं, y का मान अगर मैं -1 ले लूं, तो यहां पर 2 होगा, यहां पर 1/-1, ये देखो 1 हो जाएगा। मतलब x का मान 2 रखने पर और y का मान -1 रखने पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा जी। दूसरी तरफ इधर चले आए, y का मान अब आपने -1 रख लिया है, -1 रख लिया, +1/z कर दो, तो वैसे भी आपका a इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/z = 2 हो जाएगा। अर्थात z का मान कितना हो जाएगा पता है? 1/2 हो जाएगा। z का मान कितना आ गया? 1/2। x का मान आपका 2 लिया था हम लोगों ने, y का मान -1 लिया था, z का मान ऑटोमेटिकली देखिए अगर हमने उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1/2 आ गया। अब आप उठा के यहां रख दो, z की जगह कितना पुट कर दो? 1/2। x की जगह आपका 2 है, x की जगह 2 है, तो आप 1/1/2 करेंगे तो आपका यह हल, जैसे आप वैसे भी समझ रहे हैं कि कितना हो जाएगा? z का मान कितना हो रहा है? 2 और 2z = 1 हो गया, तो z = 1/2 हो गया। तो z की जगह हम लोग कितना पुट कर दिए? 1/2 पुट कर दिए। और x की जगह अगर हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? समझिए, एक सेकेंड। अगर जैसे हमने x का मान कितना लिया था? x का मान 2 लिया था, y का मान अपने पास x हम यहां पर 1/2 पता नहीं क्यों रख रहे थे। x का मान देखो 2 पुट कर दो, 1/2 कितना हो जाएगा? आधा आधा 1 हो जाता है। तो राइट सोल्यूशन यहां पर 1 होगा। करेक्ट हल आपके सामने हो जाएगा ना। बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्लियर हो गया। जैसे अगर आप यहां से कुछ ऐसा आपके दिमाग में चलता है कि x का मान 2 रखते हैं और y का मान हमने कितना पुट किया? -1 पुट किया। -1 इसलिए पुट किया कि यहां पर सॉल्व होकर 1 हो जाए। x का मान और y का मान जब तय हो गया तो y यहां पुट करने से z आया और दोनों पुट कर देने से वहां पर एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, राइट सोल्यूशन आपका 1 है। तो ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे एग्जाम में, कंफर्टेबल रहेंगे आप लोग। अगर एक बार प्रैक्टिस आपकी है, अच्छे समझा है आप लोगों ने, तो दिक्कत नहीं होगी। इसका हल बताएं कोई हमें फटाफट। सब लोग जो बेसिक त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी जानते हैं आराम से इसको कर डालेंगे। इसमें कोई ऐसा सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऐसे प्रश्न जब देखो त्रिकोणमिति आइडेंटिटी से आए
तो जितना भी बेसिक त्रिकोणमिति का अप्रोच होता है, मैंने जो जो पढ़ाया आपको, उसको आप लोग को पता होना चाहिए। साथ साथ जो बेसिक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। लीजिए यह प्रश्न है, हल करिए। आपको जब भी ऐसा दिखे तो कई सारे दिमाग में टर्म आते हैं कि हम एक दूसरे के फॉर्म में लिख दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, तमाम तरीके से। ऑप्शन ए भी हो सकता है। नहीं दीपक, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। इसमें हमारे दिमाग में जो चल रहा है कि रेशनलाइज करना, परमेयीकरण करना। परमेयीकरण जब किया जाता है तो नीचे का जो टर्म होता है उसमें साइन को कंजुगेट करना, मतलब माइनस को प्लस करना या प्लस को माइनस करना, ऊपर नीचे गुणा करना। अगर मैं इस 1 माइनस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा बना दूं, या बना नहीं लिख लूं अलग से, इसका कंजुगेट कर लूं, इस वैल्यू से ऊपर नीचे गुणा करूं, अर्थात 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई, यहां पर क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर कितना हो गया, रूट के अंदर ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग। पूरा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं कि आप प्रसार कर डालो, ऐसे लिखिए। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है तो 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया और साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको जैसे देखिए पूर्ण वर्ग के फॉर्म में लिखा है और रूट लगा है, रूट हटाएंगे तो सीधा सीधा बाहर आएगा 1 प्लस साइन थीटा होगा, और नीचे कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने पढ़ा कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, जो कॉस स्क्वायर थीटा बेसिकली अंदर होगा, जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा। जैसे इसी के अंदर अगर हम लोग सोचें रूट के अंदर रहा होता तो कॉस स्क्वायर थीटा रहता, जब बाहर आएगा तो कॉस थीटा होगा। अब जैसे 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिखा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा होता है, साइन अपान कॉस थीटा टेन थीटा होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दिया है, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यस। हाँ ऐसे होता है जी बंटी जी, देखिए कक्षा 10 में ऐसे प्रश्न हैं, बिल्कुल होते हैं। ऐसे ही तो सारी चीजें होती हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं, अगर हमारा जैसे एकेडमिक अच्छा होता है तो हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, जैसे उस दिन आप में से किसी ने हमसे कहा था, एक कमेंट था, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था आप लोगों को, उसमें लिखा था कि आप हाई स्कूल का और 9-10 का हमें पढ़ा देते हैं। तो 9-10 अगर स्ट्रांग है तो बिल्कुल अच्छा होता है, समझ रहे हैं। बिल्कुल आगे बढ़ा जाए, काम आएगी ब्रिजेश, बिल्कुल काम आएगा, पढ़िए अच्छे से। इसको पढ़िए, 3 क्रमागत छूट के समतुल्य। जैसे कभी आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि आपको अलग अलग परसेंटेज दिया, मतलब हम किसी एक वस्तु को खरीदने गए, हमारे पास 3 अलग अलग छूट दी गई है, 10%, 20%, 25%। 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट बता दो, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बता दीजिए। ऐसे जब प्रश्न दिखे तो देखिए रूल नहीं लगाना है, आपको सबको भिन्न में लिखना है। और कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा, 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, बटा 100 करके, बटा 100 करेंगे ऑटोमेटिकली। यहां पर जैसे 10% है तो 1/10 कर दीजिए। कैसे, 10/100 होगा तो 1/10, 20% है तो 20/100 करें 1/5 हो जाएगा, 25% है तो 1 क्या कर दो 4 कर दो, हो जाएगा 20/25/100। अब इसको लिखा कैसे, 10 में से 1 घटा दो 9 हुआ, 5 में से 1 घटा दो आपका 4 हुआ, और 4 में से 1 घटा दे कितना होता है 3 होता है। अब ध्यान दिया करिए, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है या न्यू वैल्यू है। इसमें इधर इधर जो कट जाए उसको काट दिया करें। जैसे देखिए 4 4 से कटता दिख रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा है, नहीं। 10 पचे कितना होता है 50, 9 तिरिक कितना होता है 27। 50 से 27 होना, कितना कम होना बताएं, 50 27 कम होना, 23 कम होना, कितना कम होना 23। अगर 23 कम है 50 में तो आप परसेंटेज बनाओ, 23 गुणे 100/50 कर दीजिए। 50 से डिवाइड करें, 50 दूना 100, 23 दूना कितना होता है 46%। तो 46% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया है। ठीक है, बी ऑप्शन 46% इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप लोग 11वें का यह हल, यह प्रश्न सोल्यूशन नोट कर सकते हैं, करेक्ट हल है आपके सामने। क्लियर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए प्रश्न है आपके सामने, कल भी हम लोगों ने एक प्रश्न लिया था सांख्यिकी का। मैंने आपसे वादा किया है 2 दिन में हम आपको सांख्यिकी का वीडियो और प्रोबेबिलिटी का वीडियो हम पूरा आपको प्रोवाइड कर देंगे, अच्छे से उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। 2 दिन में हमें समय दीजिएगा, मतलब 10 से पहले मैं सारे जितने भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट हैं डेली अगर 2-2 वीडियो भी देना पड़ा तो मैं दे करके पूरा करा दूंगा, आप लोग का पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को पढ़िए। निम्न सारणी में दिए गए आंकड़ों का माध्य मजदूरी ज्ञात करो। माध्य मतलब मीन। जैसे आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो आंकड़े हैं
वो किस फॉर्म में है। आंकड़े जैसे मजदूरी दी गई है कि 800 मजदूरी पाने वाले 7 मजदूर हैं, 820 पाने वाले 14 हैं, 860 पाने वाले 19 हैं, 900 पाने वाले 25 है, इस प्रकार से दिया गया है। इसका सूत्र देख लीजिए। एक होता है जैसे अगर कभी आपको ऑब्जर्वेशन दिया हो और फ्रीक्वेंसी दिया हो, ऑब्जर्वेशन मतलब मान जिसको वैल्यू कहते हैं और फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। ऐसे केस में जब हमें कभी बारंबारता, ऐसी केस में जब कभी हमको मीन निकालना हो, माध्य निकालना हो, तो उसका तरीका आप समझ लीजिएगा। जैसे वैल्यू सोचो क्या है, x1, x2, x3, x4 ऐसे सोवान अगर xn तक है। यहां पर f1 फ्रीक्वेंसी, f2, f3, f4 सोवान fn तक की फ्रीक्वेंसी दी है। तो यहां पर जो आपके पास अगर मीन कैलकुलेट करना है तो मीन का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा ऑफ fn xn अपान सिग्मा ऑफ fn, जहां पर n की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1 से स्टार्ट होती है, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब n इज इक्वल टू आपका 1 से प्रारंभ होगा और n तक जाएगा, मतलब आपका जो मान है। अब आप इसको देखिए लिख कैसे कर सकते हैं, ऐसे f1 x1, f2 x2, f3 x3, f4 x4, ठीक है, f4 x4 और फाइनली fn xn। तो जैसे सिग्मा का मतलब समेशन, जितने भी मान आ रहे हैं f1 x1 f2 x2 f3 x3 सबको जोड़ना पड़ता है, जोड़कर जितने भी बारंबारताएं उनसे हमें उनके जोड़ से डिवाइड करना पड़ता है, तब जाकर के हमें प्रॉपर यहाँ पर माध्य प्राप्त हो पाता है। ठीक है, जैसे कभी आपको माध्य निकालना हो, मान लीजिए हमने कुछ बच्चों के अंक बताए कि किसी कक्षा में 8 नंबर पाने वाले 5 बच्चे थे, 10 नंबर पाने वाले 2 बच्चे थे, 4 नंबर पाने वाले 3 बच्चे थे, ठीक है, और 5 नंबर पाने वाले मान लीजिए 5 बच्चे थे। इस प्रकार से था। हमें माध्य अंक अगर पूछा जाए कि माध्य अंक बताओ क्या होगा, तो आप fx करते हैं। ठीक है, fx करेंगे 8 पंचे 40, 10 दूना 20, 4 तियां 12, 5 पचे 25। अब इनको अगर हम जोड़ें, जैसे नियम क्या होता देखिए, x बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ fx डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ f। 40 20 60, 60 20 80, 10 90 97, जोड़ने पर कितना आ रहा है 97, और इनको जोड़ दीजिए सिग्मा ऑफ f कितना होगा, सभी मतलब जो बच्चे हैं 5 2 7 3 10 5 15, तो यहां पर मीन कितना हो जाएगा पता है 97/15, 97/15 ये आपका मीन होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं आपको इसका एक पॉइंट आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए यह प्रश्न है और मुझे अगर इसमें मजदूरी, औसत मजदूरी ज्ञात करनी हो, तो औसत मजदूरी के लिए जो बेसिक नियम है उसको आपके दिमाग में रखना होगा कि 8 सते 5600 लिखें। ठीक है, अब इसको गुणा करें 0 14 दूना 28, 14 8 112, 112 2 114, ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें टाइम तो लगेगा ही ना, समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप सबको निकालो, जोड़ो, जोड़कर जितने भी मजदूर की संख्या उनसे भाग करो, आंसर आ जाएगा। ऐसा ही होगा कि नहीं? बट ऐसा करना टाइम टेकन है। आपको कुछ चीजें, हो सकता है आपके लिए ऐसा प्रश्न हो कि आपको सारी चीजें करनी हो, बट अगर इस प्रश्न को आप देखो तो हमारे दिमाग में जो चल रही है उसके हिसाब से मैं बता दूं, जो माध्य होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसे आप मीन कहते हैं, हमेशा किसी भी आंकड़ों का जो माध्य है, जो मिनिमम है, जो सबसे छोटा है, उससे कम नहीं हो सकता, और जो सबसे अधिक है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। माध्य हमेशा आपके बीच में ही कोई ना कोई रहेगा। जैसे औसत जो होता है आंकड़ों के बीच का ही मान होता है। कभी भी अगर हमें किसी एक समूह में जिसमें सबकी आयु दी गई है, आयु का औसत निकालना है, तो आयु का औसत सबसे छोटे वाले से कम नहीं हो सकता और सबसे बड़े वाले से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारा जो माध्य आएगा वो आप ध्यान दीजिएगा 800 से कम नहीं होगा, 800 से कम नहीं होगा, ध्यान देना, इसलिए क्योंकि 800 सबसे छोटी वैल्यू है, और 1000 जो सबसे ज्यादा है इससे ज्यादा नहीं होगा, जबकि हमने देखा ज्यादा नहीं होगा। मतलब कभी भी यह कंडीशन होती है कि औसत या माध्य हमेशा मिनिमम से ज्यादा होगा, मैक्सिमम से कम होगा। और मैंने देखा कि यहां पर सारे ऑप्शंस 800, जैसे यह देखिए 766 है, 800 से कम है तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। अब 1040 इससे ज्यादा तो ए भी नहीं हो सकता, तो इसलिए यहां पर ई ऑप्शन ही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। ई ऑप्शन लगाइएगा। बातें समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे तो आप अच्छे से क्लियर करिएगा, बहुत ही अच्छे से कंफर्म करिएगा। मुझे जहां तक लगता है कि आपको समझ में आएगा। अगर प्रोसेस करेंगे पूरा तो समय लगेगा, लेकिन यहां पर इस प्रश्न का उत्तर ई ऑप्शन होगा, अगर आप अच्छे समझ रहे हैं तो। डी नहीं होगा। माध्य हमेशा मिनिमम से छोटा और मैक्सिमम से, ना तो मिनिमम से छोटा होगा ना मैक्सिमम से ज्यादा होगा, ठीक है, ना मैक्सिमम से अधिक होगा। इसलिए यहां पर
इसका माध्य आपका कितना होगा बताएं? इनमें से फिलहाल कोई नहीं होगा, ना ए होगा, ना ए होगा, ना ए होगा, तो इसलिए हम लोग ई ऑप्शन लगा रहे हैं। समझ रहे हैं? क्लियर हो गई बातें? किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन देखिएगा, एक आयताकार खेत का परिमाप आपको दिया है। कल हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था, आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, मैं देख रहा था। आयताकार खेत का परिमाप जो एक नहीं था जिसमें उसने अपने एक दीवार को ही अपना एक भुजा बना दिया था, हम लोगों ने सही किया था। वर्ग भी आयत होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो आयताकार बोला तो इसका मतलब वर्ग भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। अब आप देखो, एक आयताकार खेत का परिमाप 82 है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़। परिमाप जो होता है हमेशा ट्वाइस एल प्लस बी होता है। लंबाई और चौड़ाई का जो योग होगा उसको ट्वाइस करो, डबल करो, तभी जाके परिमाप आता है। इसका क्षेत्रफल हमको पता है, जैसे आपको क्लियर है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, जो आपको दिया है 400 मीटर स्क्वायर ना। आयत की चौड़ाई बोलो इनमें से क्या हो सकती है। अब अगर मान लो हम आयत की चौड़ाई 25 लेते हैं, क्या लेते हैं? पहली चीज ध्यान दीजिएगा, परिमाप का जो आधा होगा वही आपका लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। तो अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, 2 चौके 8, 2 1 2, 41 होगा। लंबाई और चौड़ाई का जोड़ 41 होगा, ठीक है। एल प्लस बी कितना हो गया? 41 हुआ। लंबाई चौड़ाई का जोड़ 41 हुआ। अगर मान लो हमने 25 लिया तो आपकी लंबाई कितनी होगी बताओ? 41 माइनस 25, 41 माइनस क्या होगा? 25। 11 से 5 6 होता है, 3 से 2 1 16 होगा। 16 गुणे 25 करो, देखो 400 आएगा, हाँ आ जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है। अगला देखो, अब 16 लेने पर भी पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर आपने चौड़ाई 16 ले लिया तो लंबाई ऑटोमेटिकली 25 आएगा, इसका भी प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर मान लो हमने 20 ले लिया, तो 20 ले लिया अगर हमने ब्रेथ को 20, और लेंथ तुरंत कितना होगा? 21। हाँ, इसका गुणा आपका 400 नहीं होगा। 25 भी इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है, 16 भी हो सकता है। 25 16 दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए आपको डी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यस, बिल्कुल है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की हर कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर कौन है बताएं? डी ऑप्शन है, 25 16 दोनों हो सकता है। तो 13वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। 13 नंबर आपका डन हुआ है। अच्छे से इसको तैयार करिएगा। आइए 14 पर आते हैं। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी का। बहुत बढ़िया है, ध्यान से पढ़िएगा, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। एक व्यापार में ए रुपए 76,000 का निवेश करता है। व्यापार में 76,000 का निवेश करता है। कुछ माह बाद उससे बी रुपए 57,000 के साथ जुड़ता है। एक दूसरा व्यापारी है जो कि 57,000 रुपए लेकर के व्यापार में जुड़ जाता है। एक साल के अंत में उनको जो कुल लाभ होता है 2:1 के अनुपात में होता है। जो लाभ है 2:1 के रेशियो में होता है। बी कितने माह उपरांत जुड़ा था, मतलब कितने महीने बाद बी यहां पर आया था व्यापार करने के लिए। कभी भी किसी व्यापार में साझेदारी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो आपका निवेश है, जितना आप इनपुट डालोगे उतने ही आप अधिकारी हो लाभ को प्राप्त करने के लिए। जो जितने पैसे जितने समय तक के लिए लगाता है उसी हिसाब से उसका निवेश निर्धारित होता है। निवेश का अनुपात ही लाभ का अनुपात कहा जाता है। जो पहला व्यक्ति है 76,000 रुपए लेकर व्यापार में शामिल हुआ था और पूरे साल तक उसने व्यापार किया था, कहीं कोई ब्रेक नहीं किया। दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो 57,000 रुपए लेकर आया है, लेकिन वह बाद में आया है। तो यहां दो प्रश्न बन सकता है। एक तो ये बन सकता है कि वह कितने माह उपरांत व्यापार में शामिल हुआ था, जैसे जो प्रश्न पूछा था, या दूसरा प्रश्न बन सकता है वह उसने कितने महीने तक व्यापार किया। अब यहां पर हम भी सलूशन करेंगे तो इसी हिसाब से करेंगे कि अगर हम 12 महीने बाद लाभ का बंटवारा कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि उसको पता कर लें कि उसने कितने महीने तक व्यापार किया। इस हिसाब से देखिए, सबसे पहला काम करिए, तीनों को खत्म करिए। 19 चौके 76, 19 त्रिक 57। मानिए इसने 4 रुपए का निवेश किया था, इसने 3 रुपए का निवेश किया था। 4 का किया था, 3 का किया था। इसने 4 का निवेश पूरे 12 महीने तक किया था। इसने 3 का निवेश मान लो हमने कहा n माह तक किया था। अब यहीं से कंफर्म हो जाएगा, जब आएगा जो मान 12 से घटा देना, उत्तर हो जाएगा। डिवाइड कर दें और 2:1 में इसको ब्रेक कर दें। आइए करते हैं। तो आप देखो कैसे कैसे सेट होगा। 3 चौके 12 होता है, 2 दूना 4 होता है, n बराबर 8 हो जाएगा। n इधर जाएगा ना, n बराबर, इसका मतलब इसने 8 माह तक व्यापार किया था, 8 माह तक व्यापार में शामिल था। हाँ, अगर सोचो पूरे साल भर में कोई आकर के 8 महीने तक व्यापार में शामिल रहता है, इसका मतलब वो कितने महीने बाद आया था? पूरे 12 महीने का साल होता है, तो 4 महीने बाद वह व्यापार में शामिल हुआ था। जो आपसे पूछा गया था कि कितने माह बाद वह व्यापार में शामिल हुआ था, तो 4 महीने बाद वह व्यापार में शामिल हुआ था।
अगर मान लो हमसे ये पूछ लेता कितना महीने तक उसने व्यापार किया था, तो हम कहते 8 महीने तक उसने व्यापार किया था। तो प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन है। 14 नंबर। 15 पर आइए, इस समीकरण को हल करिए। ठीक है, कंडीशन क्या है आपने पढ़ा है, मैंने इसको इसके पहले भी एक्सप्लेन किया था। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात है, 2 चरों पर आधारित रैखिक समीकरण। किसी समीकरण के कब कोई हल नहीं होता है, जब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, उसका सिस्टम क्या होता है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यही पैटर्न होता है जब कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल होता है तो हल की 2 कंडीशन होती है, या तो अद्वितीय अर्थात यूनिक सोल्यूशन होता है, या तो अनंत सोल्यूशन अर्थात एक से ज्यादा हल संभव होते हैं। तो जब अद्वितीय हल होता है तो उसमें होता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जब अनंत हल होता है तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। यहां पर कह रहा है कि किस यज्ञ के मान के लिए इस युग्म का कोई हल ही नहीं है। तो आप देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपका जो समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इस रूप में लिखा जाता है। तो x का गुणांक यहां पर कितना है, 1 है, तो मैं लिखूंगा 1/3 क्योंकि यहां पर 3 है, और यहां पर बराबर कर दो y का गुणांक 2 है और यहां y का गुणांक k है। तो k का मान देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा। 6 के मान के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है 15 का, जो कि 6 होगा। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, नल टंकी का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। आपने देखा है कि हम सब के घर पे छतों पर एक टंकी होती है। टंकी की अपनी कैपेसिटी होती है, जैसी हमारी आवश्यकता होती है। टंकी को भरना कुछ नलों का कार्य होता है, जो नलें भरती हैं समरसेबल से या नगर निगम की पानी सप्लाई से, जिन्हें इनलेट पाइप कहते हैं। कुछ नलें होती हैं जो पानी निकालती हैं, जैसे बाथरूम में, किचन में, ठीक है, टेरेस पर या जो है लॉन में, कहीं पर पानी निकलता है। कंडीशन क्या है पढ़िए ध्यान से। एक नल है जो पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकती है। पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकती है, इसका काम भरना है। यहां पर टंकी को अगर उद्देश्य हमारा भरना है तो ये हमारे लिए बड़े उपयोगी है। जो हमारा उद्देश्य, अगर भरना उद्देश्य है तो ये उपयोगी है, खाली करना उद्देश्य होता तो ये उपयोगी है। क्योंकि अगला लाइन पढ़िए, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। 4 घंटे में, ये देखिए भरता है, खाली करता है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन नल तेज है, भरने वाली कि खाली करने वाली, तो क्लियर है जो समय कम लेता है वही तेज होती है, वही ज्यादा मूल्य मतलब ज्यादा स्पीड अप होती है। यहां पर भरने वाली तेज है, खाली करने वाली थोड़ी कमजोर है, इसलिए टंकी भर जाएगी। अगर ये उल्टा होता तो भरती नहीं टंकी। ऐसे में हमें टंकी की क्षमता एक संख्या सोचनी चाहिए, जो संख्या 3-4 से कटे, अर्थात वह संख्या है 12। मतलब टंकी अपनी कुल 12 लीटर की हमने मान लिया। कंडीशन देखो कि अगर 12 लीटर की टंकी को 3 घंटे में भर सकती है तो प्रति घंटे 4 लीटर पानी डालेगी, प्रति लीटर 4 घंटे पानी डालेगी। जबकि यह 4 घंटे में खाली कर सकती है तो प्रति लीटर 3 लीटर पानी निकालेगी। सोचो 4 आ रहा था, 3 निकल रहा था। जब दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे तो 4 आ रहा था, 3 निकल रहा था, केवल 1 ही लीटर पानी टंकी में मूल्यवान हमको मिल रहा था। अब आप खुद सोच लो, अगर एक टंकी है, इसको दोनों मिलकर भरे। जब प्रश्न को अच्छे से पढ़ा तो क्लियर हुआ। यदि टंकी 1/3 भरी है, 1/3 भरी है, आप खुद ही सोच लो कि अगर टंकी 1/3 भरी है तो कितना बाकी है बताएं, 2/3 बाकी है। हम इस पूरी टंकी को 1 मान रहे हैं, 1 मतलब 12 मान रहे हैं, ठीक है, 1 मतलब 12 मान रहे हैं। हम कह रहे हैं इस पूरी टंकी 12 को भरने में, मतलब पूरी टंकी को भरने में 12/1 अर्थात 12 घंटे का वक्त लगेगा। अगर दोनों नले, जैसे एक प्रश्न पूछा गया होता कि दोनों नले मिल जाती तो पूरी टंकी को कितने समय में भर पाती, हम कहते हैं कि दोनों नले 1 घंटे में केवल 1 ही लीटर पानी छोड़ रही हैं। इसका मतलब दोनों नले पूरी टंकी को 12 घंटे में भर पाती। अब टंकी 1/3 भरी है, 2/3 की आवश्यकता है। जब 1 लीटर पानी या 1 पूरा पानी भरने के लिए 12 घंटे लगता है तो हमें तो 2/3 की ही आवश्यकता है। तो 2/3 को भरने के लिए 2/3 × 12 कर दें, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 8 घंटे लगेगा, पूरी टंकी अपनी भर जाएगी। 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और सब बता रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है रिस्पॉन्स, बढ़िया है। अच्छे से आप लोग क्लियर करते चलिए, हाँ, समझते जाइए, क्लियर करते जाइए, कोई कंफ्यूजन हो तो लिखते जाइए और प्रश्न का उत्तर देते जाएं तो यह कनेक्टिविटी अच्छी रहती है और अच्छा से रिस्पॉन्स समझ में भी आता है, ठीक है। आगे प्रश्न पर आइए, 17 नंबर। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, 2 समरूप त्रिभुज हैं,
समरूप मतलब सिमिलर ट्रायंगल, कई बार हमने इसको एक्सप्लेन किया है, इसलिए हम प्रैक्टिस पर उतना चीजों को डिटेल नहीं जा रहे हैं लेकर के। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121, इसका क्षेत्रफल 121 है, और एक दूसरा त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना है 64 है, जिसका क्षेत्रफल 64 है। मान लो इसको हम DEF कह रहे हैं। आपको मैंने लिखवाया था कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, उनकी संगत माध्यिकाओं के, उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, लंबों के अनुपात के बराबर होता है। यदि पहले त्रिभुज की एक माध्यिका की लंबाई, माध्यिका क्या होती है, एक लेंथ होती है, जो कि इसका क्षेत्रफल देखिए हम सबको पता था 121 है एरिया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल बाहर निकाल के रख लेते हैं 64, इसका क्षेत्रफल है। हमें इसकी एक माध्यिका जो माध्यिका वाली लेंथ होती है, जो विपरीत शीर्ष बिंदु से आती है, विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। इस माध्यिका की लेंथ 12.1 दिया हुआ था, 12.1 दिया था। कह रहा था उसके समकक्ष दूसरे त्रिभुज की संगत, देखो लिखा होगा करेस्पॉन्डिंग मतलब वही, यह माध्यिका क्या होगी, अगर हम इसको x मान ले तो यह माध्यिका आपकी क्या हो जाएगी, ये हम लोग को बताना था, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिख दो, A1/A2 इज इक्वल टू उनकी जो माध्यिका है, अगर मान लो हम इसको कह रहे हैं M1 है, इसको कह रहे हैं हम M2 है, ठीक है, नॉट x, इसे हम M2 कह रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं M1/M2 का होल वर्ग, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का, उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के, उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसका क्षेत्रफल देखो कितना है 121 है, इसका क्षेत्रफल कितना है 64 है, इसकी लेंथ आपको पता है 112.1 है, और इसकी लेंथ कितनी दिया है, इसकी लेंथ हम लोग को पता करना है। लेकिन जैसे ही अगर हमने इसका वर्ग हटाया, तुरंत यहां पर वर्गमूल हो जाएगा, और वर्गमूल होगा तो हम लिख सकते हैं भाई यहां की जगह कितना हो जाएगी 11, और यह मान कितना हो जाएगा 8, 8 का वर्ग 64 होता है। 11 ग्राम में 121 1.1 होगा, 8 से गुणा कर दे, x का मान 8.8 हो जाएगा। 8.8 आपका बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, जो बी ऑप्शन आपको दिया है, यस करेक्ट सोल्यूशन है 8.8, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सम नोट कर लीजिएगा, 8.8 करेक्ट सोल्यूशन होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कल भी देखिए बहुपद का एक प्रश्न था, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल क्या है देखो ये है, इसको आप क्यूबिक कह सकते हैं, हाँ क्यूबिक कह सकते हैं, x क्यूब माइनस 10x² प्लस 2x। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसके 3 गुणनखंड आएंगे, या 3 इसके हल संभव होंगे, क्योंकि यह क्यूबिक है, इसकी डिग्री 3 है, 3 हल संभव होंगे। कह रहा अगर मैं इसको x+1 से विभाजित करूं, एक दूसरा व्यंजक है जिसको x+1 कह रहे हैं, अगर मैं इससे विभाजित करूं तो या तो यह इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा तो यह इसका गुणनखंड कहलाएगा, और इसकी जो वैल्यू है x बराबर -1 उसका रूट अर्थात मूल कहलाएगी, ठीक है। कब कहलाएगी, जब यह इसको डिवाइड कर देगा, नहीं कर पाएगा तो शेषफल देगा। शेषफल पता करने के लिए हम इस मान को जो कि विभाजित करता है, जैसे x+1 कर रहा है तो x+1 को एज अ फैक्टर सोच रहे थे, पता नहीं फैक्टर है कि नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि वर्किंग करें हम। यहां से x का मान अगर हम -1 कर दे उधर ट्रांसफर करके, और इसको लाके सब्स्टिट्यूट कर दें, और सब्स्टिट्यूट करने पर अगर यह पूरी वैल्यू 0 हो जाती है तो यह x+1 इसका फैक्टर होगा, और x = -1 इसका एक रूट होगा, मूल होगा। नहीं कर पाती है तो शेषफल आएगा, तो उठा के पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 का होल क्यूब -10 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -1 प्लस 3, पूरा हल कर डालिए, हल करिए। यहां -1 हुआ और ये 1 होगा तो -10 होगा, ये -2 होगा प्लस 3 होगा, ये तीनों खत्म, बचा -10। -10 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी 18वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, राइट सोल्यूशन है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, करेक्ट। 19वां नंबर आता है, ध्यान से देखिएगा, करिएगा। यश ने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किया, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। यश ने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किया जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत पर 1 अंक मिलता है। नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब सही करने पर 3 अंक मिलते हैं और गलत करने पर 2 अंक मिलते हैं, सॉरी 1 अंक कटते हैं। दूसरा, यदि यह स्थिति, यह पैटर्न बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, चेंज कुछ ऐसे कर दिया जाए कि सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर 2 नंबर कटेंगे, तो उसने जो परीक्षा में जो काउंटिंग हुई उसमें 50 अंक उसको मिल गया। तो यही पूछा गया परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, बढ़िया क्वेश्चन है।
अब परीक्षा के प्रश्न को हम ऐसे तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हमें समीकरण लेना होगा। समझ रहे हैं? आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कह रहा है कि अगर मान लो उसने सही किया है, सही प्रश्न मान लो x किया है और गलत प्रश्न किया है उसने y, ये तो तय है कि x प्लस वाई ही कुल प्रश्न होंगे। जैसे मान लो कोई परीक्षा आप दो और 10 ही प्रश्न है और 6 आप सही कर दो और 4 गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोनों जोड़ दें तो कुल प्रश्न अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। चलो पहली कंडीशन पर आते हैं। हमने कहा कि सही प्रश्नों की संख्या x है और सही करने पर 3 नंबर मिला तो 3x कर दो, जबकि गलत करने पर 1 कटा तो -y कर दो, 1 × y। कितने नंबर मिले उसको? 40, बराबर 40 कर दो। दूसरी कंडीशन पर आइए, सही प्रश्न x है और सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, लिखो 4x, और गलत करने पर 2 कटते हैं -2y, बराबर कितने नंबर मिले? 50। 2 समीकरण बन गए। अब 2 समीकरण से x y का मान निकालकर जोड़ दें तो हमको कुल परीक्षा के प्रश्न कंफर्म हो जाएंगे, कितने प्रश्न थे। साइमल्टेनियसली हल करिए। हल करने का तरीका देखो, यहां -y है, यहां -2y है। अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें, जैसे ही 2 से इसको आप गुणा करेंगे, ये 6x होगा, -2y होगा और ये बराबर 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बराबर 80 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ साइन माइनस है, यहाँ भी साइन माइनस है, साइन सेम है तो माइनस कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो। 6 में से 4 निकला 2x, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 80 में से 50 निकलेगा 30 होगा, x बराबर 15 हुआ। मतलब सही प्रश्न की संख्या 15 हुई। गलत प्रश्न ऑटोमेटिकली आप कहीं भी उठा के पुट कर दे, जैसे पहले में पुट कर दे, दूसरे में पुट कर दे, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं 4x -2y बराबर, अगर हम इसको 50 लिखे हैं, x का मान 15, 15 चौके 60, -2y बराबर 50 कर दो, तो 2y बराबर आपका कितना हो जाएगा बताएं? उधर घटकर 10, तो y का मान 5। अर्थात x का मान 15 है, y का मान 5 है। 15 5 20, उसने कुल 20 प्रश्न अटेम्प्ट किया था। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न उसने अटेम्प्ट किया था। 20 में 15 प्रश्न उसने सही किए थे, 5 प्रश्न उसने गलत किए थे। पहली कंडीशन में अगर हम अंक जोड़ें तो 15 × 45 मिलता और 5 दूना 10 कटता, सॉरी 5 × 5 कटता, तो 40 नंबर मिलते कि नहीं। दूसरी कंडीशन में सोचो, 15 चौके 60 मिलता और 5 दूना 10 कटता, तब भी देखो उसको 50 नंबर मिलता कि नहीं मिलता। दोनों कंडीशंस में आपका प्रश्न हल हो जाएगा। 20 प्रश्न उसने टोटल उस परीक्षा में अटेम्प्ट किए थे, 20 में उसने 15 सही किया था और 5 उसने गलत किया था। इस प्रश्न का हल है। बढ़िया क्वेश्चन है और आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का होगा, इसको भी ध्यान से देखिएगा। किसी समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब मतलब ट्रेपीजियम, समलंब मतलब ट्रेपीजियम, ये समलंब होता है, ये ऐसे, ये देखिए, ये समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं जिनका अनुपात 3:2 के रूप में है। अनुपात क्या है? 3:2। जो समांतर भुजाएं हैं वह 3 और 2 के अनुपात में है। तो आप इसको चाहे तो 3x कर दो, इसको चाहो 2x कर दो, ठीक है। आप इसको 3x कर दीजिए, इसको 2x कर दीजिए। उनके बीच की दूरी 15 है, ये 15 दूरी दिया गया है जो लंब बना रही है। इसका क्षेत्रफल 450 है। तो समांतर भुजाओं का योग आपसे पूछा गया है कि उनका योग क्या हो जाएगा, उनकी भुजाओं का योग पूछ रहा है। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, जो समांतर भुजाएं हैं उनका जोड़ होता है। तो 3x कर दीजिए प्लस 2x गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, दूरी कितनी है? 15। एरिया कितना दिया बोलो? 450। 450 है बराबर 1/2 गुणे 3 2 5x गुणे कितना कर दें? 15, ठीक है। 15 और ये देखिए डिवाइड किया, 15 × 45 30 हो गया। 30 या 5 से इसको और डिवाइड कर दे 6, x का मान हो जाएगा 12। x का मान कितना हो गया? 12। समांतर भुजाओं का जोड़ पूछा है आप लोगों से। अगर x का मान 12 है तो यहां पर 3x 12 × 3 = 36 हो गया, 2x 12 दूना 24 हो गया। 36 24 जोड़ेंगे कितना आएगा? 60। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा ऑप्शन नंबर सी दिया है। ऑप्शन नंबर सी 60 इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आप सभी लोग उतार लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, प्रश्न डन हो गया। टोटल 20 प्रश्न मैंने आज भी आपका कवर किया है और इन सभी 20 प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जी। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को अच्छे से आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप फिर से अपनी थॉट फीडबैक जो भी आपके मन में है आप कमेंट में जरूर कम्युनिकेटेड रहा करें, जिससे कि हम उसके हिसाब से और भी प्लानिंग तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।